जब मैं इंटरव्यू में गई तो मेरा पहला क्वेश्चन था ये कि इतना डाउनफॉल हुआ है परसेंटेज का, क्यों? तो मेरे को पहले तो क्वेश्चन ही ऐसा लगा अटपटा कि क्या मैटर करता है। एक पोल साइंस हेल्प नाम से एक चैनल है, यूट्यूब पे है। वो फ्री क्लासेस, फ्री वीडियोस लेके आते हैं। पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जितने भी पेपर्स ऑल ओवर इंडिया, एंट्रेंस पेपर या किसी भी कमीशन के पेपर्स होते हैं, उनका सॉल्यूशंस लेके आते हैं। टॉपिक वाइज भी पढ़ाते हैं वो। ये गंदा लगा कि मैंने लोगों को बता रखे हैं इतने नंबर, इतने मेरे आए नहीं है। तो मुझे मेरी खुद की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहे थे कि मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने करीबन 60 से 70 मॉक दिए हैं। तो मॉक्स एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस को शार्प बनाते हैं, आपकी तैयारी को शार्प बनाते हैं, रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेरे पापा ने आर्मी में सर्व किया है 24 साल। हमें एक अच्छी एजुकेशन देनी थी। उन्होंने फिर से बिहार पुलिस ज्वाइन किया, फिर उन्होंने राजस्थान आबकारी विभाग ज्वाइन किया। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए। बच्चों में अलग अलग धारणाएं हैं। कई तो कहते हैं ऑप्शन बी रखना ही नहीं चाहिए, हाँ, और कोई कहते हैं कि ऑप्शन बी तो होना ही चाहिए। ये सिविल सर्विसेज आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ ले लेती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। ये प्लान बी था मेरा, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्लान ए बना लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती में पॉलिटिकल साइंस विषय से चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत का क्रम जारी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है झुंझुनू जिले के सीथल गांव की अनिता कुमारी। पिता की ख्वाहिश थी कि बच्चे ऊंचे ओहदे तक पहुंचे, और बच्चों ने भी वही सपना अपना लिया। पहले प्रयास में महज 2 अंकों से इंटरव्यू कॉल छूट गया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। दूसरे प्रयास में न केवल चयन हुआ, बल्कि पॉलिटिकल साइंस विषय में पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की। तो आइए जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनिता कुमारी की रणनीति, उनकी तैयारी का सफर और वो बातें जो इस सफलता के पीछे रही। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। अनिता, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको बधाई, शुभकामनाएं। जी, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए आप। जी वो भी बिल्कुल। बहुत शानदार रैंक के साथ। सेकंड रैंक आई है आपकी पॉलिटिकल साइंस में। जी, जी, बिल्कुल क्या सेकंड महसूस रैंक कर है। रहे हो? अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगने से ज़्यादा ऐसे जिम्मेदारी का एहसास सा लग रहा है कि बहुत कुछ करना है अभी, एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है। आपको आइडिया था कि ये रैंक आएगी? मेरा रिटर्न का स्कोर अच्छा था, इंटरव्यू भी मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा ही गया था, तो मुझे लग रहा था कि टॉप 10 में रैंक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। अब मेरे घर वालों को लगता था कि तेरे फर्स्ट भी आएगी, वो कुछ ज़्यादा ही मेरे को लेके एम्बिशियस, होपफुल रहते हैं। पर मुझे नहीं था इतना कि फर्स्ट टॉप 3 में आ गई, पर फॉर्चुनेटली आपके सामने वो भी सेकंड रैंक के साथ। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने 2021 का जो आरपीएससी का रिक्रूटमेंट था उसमें भी दिया था, पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे पास। क्वेश्चन सोल्व करने की एक स्किल होती है जी। शायद, वो मैंने अच्छे से डेवलप नहीं की थी, बहुत सारी कुछ कमियां रही, तो उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था, 2 नंबर से मैं रह गई थी। तो इस बार मैंने वापस खुद को रीबूट करके, नए मोड में एनर्जाइज करके वापस तैयारी की और हो गया। पीजी कब हुई आपकी? मेरी पीजी 2020 में हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। पढ़ाई कंटिन्यू रही या गैप हुआ बीच में? पीजी तक तो बिल्कुल कंटिन्यू रही है, उसके बाद मैंने पीएचडी 2022 में एनरोल किया, उसमें मेरा 1 साल का गैप रहा है, अदरवाइज नॉर्मल एकेडमिक लाइफ कंटिन्यू ही रही है। पीजी हुई 2020 में जी। 21 में आपने अटेम्प्ट दिया और उसमें केवल 2 नंबर से रहे इंटरव्यू कॉल में। इंटरव्यू कॉल में। स्कूलिंग कहाँ हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग शुरुआती तो मैंने अपने गांव से ही शुरू किया था। झुंझुनू में जो सीथल मेरा गांव है, सीथल झुंझुनू से 20 किलोमीटर साउथ पड़ता है जी। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद 5th क्लास में मुझे झुंझुनू सिटी में मेरे पापा ने डलवाया। वो इंग्लिश मीडियम डलवाना चाह रहे थे, पर मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था इंग्लिश, तो फिर हिंदी मीडियम में डलवाया। फिर 2 साल कुछ ऐसे रहे कि मैं, वो माहौल नया था, उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रही थी, और यूँ कहें कि जितनी एक्सपेक्टेशंस मेरे घर वालों के या मुझे खुद से थी,
उन पे मैं खरी नहीं उतर पा रही थी और पढ़ाई से मेरे को ऐसा एवर्जन सा हो गया था कि मुझे नहीं करनी। एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने अपने पापा को कहा कि मेरे को जाना ही नहीं है स्कूल, अब मैं घर ही रहूँगी, कि ऐसा था कि मैं होमवर्क नहीं करती थी। तो टीचर्स काफ़ी ऐसे बुली भी करते थे, स्टूडेंट्स भी कोऑपरेटिव व्यवहार नहीं था। तो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स थी उस वक़्त। लेकिन मेरे पापा ने मुझ पे बहुत फ़ेथ दिखाया, बहुत बिलीव किया और फिर उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल डलवाया। मैंने कहा उनको कि मैं दूसरे स्कूल में चली जाऊँगी, इस स्कूल में तो मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो इंग्लिश मीडियम में बड़ी-बड़ी किताबें थी इंग्लिश की, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे रीडिंग भी नहीं आती थी। पर उस वक़्त बस ये था कि मेरे को स्कूल चेंज करनी है, मैं पढ़ लूँगी दिन-रात जैसे भी है। वहाँ से मेरा इंग्लिश मीडियम का 6th क्लास से सफ़र शुरू हुआ और शुरुआती 1-2 साल दिक्कत हुई, पर फिर मैंने धीरे-धीरे कोप अप किया और एक अच्छी स्टूडेंट ही रही हूँ मैं अपनी एकेडमिक लाइफ़ में। मैं 12th तक द टैगोर स्कूल नाम की जो स्कूल है झुंझुनू सिटी में, वहाँ से अपनी पूरी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट की है। 10वीं का स्कोर क्या था? सीबीएसई में हमारे ग्रेडिंग पॉइंट्स होते हैं, हुँ, तो मेरे 10 सीजीपीए रहा था, 12th में भी? तो 92.40%। तो अच्छा स्कोर था। हाँ, अच्छा स्कोर था। सब्जेक्ट क्या लिया आपने? मेरे पास थे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी थी। ह्यूमैनिटीज़। तो नंबर आपके 10वीं में बहुत अच्छे थे, तो किसी ने कहा नहीं साइंस बायो ले लो, डॉक्टर बन जाओ? मेरे घर वालों ने किसी ने नहीं कहा। हुँ, उन्होंने मेरी चॉइस पे बिलीव किया और मेरे पापा को एक ऐसा सपना था कि मेरे बच्चे अफ़सर बने। उस वक़्त अफ़सर से दिमाग में बस सिविल सर्वेंट ही आता था, इतना ही पता था कि कलेक्टर बनना है। ये नहीं पता था कि कैसे बनना है, क्या तरीका है। पर ऐसा था कि शायद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से थोड़ा आसान रहेगा। वो पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में जाना उचित समझा। मेरे टीचर्स ने ज़रूर सवाल उठाए कि तुम्हारा इतना अच्छा मैथ्स है, साइंस है, मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो क्यों तुम आर्ट्स में जा रही हो? तुमको अगर करना है यूपीएससी तुम बाद में भी कर सकती हो, अभी तो तुम साइंस लो। पर मैं कभी ऐसे साइंस रिलेटेड फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल, कभी अट्रैक्टेड थी ही नहीं उनकी तरफ। तो मेरा क्लियर था कि मुझे जो चीज़ करनी ही नहीं है, सिर्फ़ सब्जेक्ट पढ़ने को लेके मैं अपने लेवल पे पढ़ सकती हूँ, मैं 2 साल अपने और नहीं दूँगी। तो मैं थोड़ा गोल ओरिएंटेड थी उस वक़्त, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया। यूजी में क्या नंबर बन रहे हैं? यूजी में मेरा नंबर है 67.41%। सब्जेक्ट सेम ही थे या? मैंने बीए ऑनर्स किया है अच्छा। पॉलिटिकल साइंस से। हुँ, इकोनॉमिक्स मेरा सब्सिडियरी सब्जेक्ट रहा। यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट जयपुर किया। से। जी, बिल्कुल। पीजी भी वहीं से की? हाँ, पीजी भी मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पीजी में क्या नंबर बन रहे हैं? पीजी में 68.50%। हुँ, परसेंटेज का एक डाउनफॉल रहा है इस सब में। इसका एक बड़ा रीज़न ये रहा कि परसेंटेज एक टाइम के बाद मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे थे। 10th-12th में मैं अच्छा स्कोर की, मेरे दिमाग में फैंटेसी थी कि मेरे पोस्टर्स लगेंगे सब जगह। वो हुआ नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाले में ज़्यादा वो करते नहीं है हाइप। तो वो एक टाइम बाद ख़त्म हो गया और कॉलेज में बस ऐसा पढ़ रही थी, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम रिलेटेड बच्चे वो लेके आते हैं, 7 डे वीक सीरीज़ होती है। 1 वीक सीरीज़। हाँ, वो कुछ हुँ, वो मैं नहीं लाई कभी, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की, बस पढ़ रही थी, मेरे को जो अच्छा लग रहा था। तो मार्क्स पे इतना फ़ोकस नहीं था। इतना स्कोर रहा पर मुझे कभी कम नहीं लगा, मेरे लिए सफिशिएंट था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू में गई, तो मेरा पहला क्वेश्चन था ये कि इतना डाउनफॉल हुआ है परसेंटेज का, क्यों? तो मेरे को पहले तो क्वेश्चन ही ऐसा लगा अटपटा कि क्या मैटर करता है? तो फिर मैंने कहा कि शायद मेरी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी करने की और ये बताया मैंने कि मेरा मार्क्स के प्रति रुझाव उतना उस वक़्त नहीं था। पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैं अच्छे से समझना चाह रही थी। तो आपको ये नहीं हुआ कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मैं हाँ, जयपुर बैठी हूँ, यहाँ अच्छी कोचिंग मिल मैं सकती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए ही जयपुर आई थी। हुँ, मतलब कॉलेज वगैरह ये सब एक सहारा था कि मुझे जयपुर सिटी में रहने का मौका मिलेगा, अच्छा स्कोप मिलेगा, गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी वहाँ पे। तो मेन मकसद वही था। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने 2 यूपीएससी के अटेम्प्ट भी दिए, पर नहीं पता था सही स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो दोनों में ही प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो मेन गोल मेरा वही था। मैंने पीजी भी इसीलिए की थी कि चलो जयपुर में 2 साल और रहने को मिलेगा। उस वक़्त असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का तो नाम ही नहीं था मेरे दिमाग में कहीं, पर शायद कुछ डेस्टिनी होती है कि
सब बच्चे नेट दे रहे थे क्लास के, मैंने भी नेट दिया। फिर फॉर्म भर दिया, देखा देखी। हाँ, फॉर्म भर दिया बस। हम्म, तो फर्स्ट सेमेस्टर में नेट हो गया था। फिर उसके बाद जेआरएफ का भी पता चला कुछ होती है, तो दोबारा दिया नेट, तो जेआरएफ हो गई सेकंड सेमेस्टर में। फिर कोविड आ गया था। कोविड में पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, तो घर वालों ने भी कहा कि यूपीएससी का कभी कुछ हो नहीं रहा है, प्लान बी कुछ देखो, बैकअप कुछ रखो। तो नेट था, तो फिर वही था कि चलो असिस्टेंट प्रोफेसर कर लेते हैं। पीजी हो ही गई थी। पीजी हो ही गई थी 20 में। हम्म, तो फिर जब 2020 में रिक्रूटमेंट आ गया उसी वक्त, तो 21 का एग्ज़ाम मैंने दिया और मुझे लगा था कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं कर लूँगी। मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था काफ़ी पॉलिटिकल साइंस का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे अच्छी थी, टीचर्स मेरे अच्छे रहे यूनिवर्सिटी में। लेकिन जितना मैंने सोचा वैसा था नहीं। एग्ज़ाम एक अलग चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अलग चीज़ होती है, एग्ज़ाम की डिमांड्स अलग होती हैं, तो वो नहीं हो पाया मेरा उस वक्त। स्ट्रेटेजी कैसे बनाई आपने इसकी? ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी, कि मेरे पास ये था कि जो मटेरियल मैंने आज तक पढ़ा है, यूजी पीजी में आप सब पढ़ लेते हो सब्जेक्ट का, मैंने जी। सिर्फ उसको रिवाइज किया जो मेरे पास था। आपने ऐसा नहीं किया कि मैं टॉपिक पढ़ूं, ये हाँ हो गया, मैं अब नेक्स्ट, हाँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं? सिलेबस ही नहीं देखा अच्छे से। मैंने बस, मेरे पास मटेरियल था, मैंने पढ़ लिया। फिर अभी जब 2023 का रिक्रूटमेंट आया है, ये था कि प्रॉपर तरीके से करना है, कि अब तो लगना ही है जॉब, कुछ ना कुछ करना ही है, बहुत देर भी हो गई है। तो फिर सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा। पहले तो ये देखा कि सिलेबस को कॉम्प्रहेंड किया कि ये जो सिलेबस है वर्ड टू वर्ड मैं कितना समझ पा रही हूँ, मुझे कितना आ रहा है सब्जेक्ट पेपर्स को देख के, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मैंने सुना नहीं या जिनका मटेरियल मैंने कभी पढ़ा नहीं। उस तरीके से सिलेबस को एनालाइज किया। सिलेबस में हमारे 10 यूनिट्स हैं, और ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस तरीके से हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो यूनिट्स आपस में रिलेट करती हैं। एक पेपर 1 में जहाँ थ्योरेटिकल पार्ट्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस का, पॉलिटिकल थ्योरी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वहीं जो पेपर 2 है उसमें प्रैक्टिकल पार्ट है उसका, कि कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है या पॉलिटिकल फिनोमेना रियल लाइफ में। जी। तो मैंने उनको रिलेट करके उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे पहले थ्योरेटिकल यूनिट पढ़नी है, फिर प्रैक्टिकल यूनिट पढ़नी है, ताकि एक लय बनी रहे और सही से मैं समझ पाऊँ। इस तरीके से मैंने समझा। और मैंने अपनी बुक लिस्ट वगैरह काफ़ी शॉर्ट रखी है, ऐसे ओवरडू नहीं किया चीज़ों को, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस। शेयर कर दो जो भी आपने बुक लिस्ट रखी है। हाँ, बुक लिस्ट बहुत फंडामेंटल है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए हम ओपी गाबा की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं। एसपी वर्मा की मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। और एक मेरे पास सुनीता गैंगवाल की फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मैंने ग्रेजुएशन में ली थी, वो भी एक ठीक बुक है, मैंने रेफ़र की थी। फिर पॉलिटिकल थॉट के लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए अगेन ओपी गाबा है। जेपी सूद की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट आती है, 3 वॉल्यूम आते हैं उसके, तो वो मैंने रेफ़र किया था। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के लिए मैंने जेसी जोहरी जी को पढ़ा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने अगेन सुनीता गैंगवाल और वी.आर. मेहता जी को रेफ़र किया। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यू.आर. घई को पढ़ा। साथ ही मेरे पीजी में कुछ नोट्स थे, हमारे वहाँ पे एक टीचर हैं लादूराम सर, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, उस वक्त मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैंने अपने हर टाइम के नोट्स संभाल के रखे हुए हैं, तो उन सबको रेफ़र किया था। जी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, थोड़ा बेयर एक्ट को रेफ़र करना था। और इसमें भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के जब नाम लेती हूँ तो हमारे एक सर हैं गजेंद्र सर, यूनिवर्सिटी में ही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। वो जब हम यूजी में थे तो फ्री क्लासेस लेते थे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उन्होंने बहुत आर्टिकल बाय आर्टिकल, क्लोज बाय क्लोज हमें बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। तो तब से वो ऐसा माइंड में प्रिंट बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, पता है कि इस तरीके से पढ़ना है, तो वो एक अच्छा बेस रहा मेरे लिए। नोट्स आपने खुद भी बनाए? मैंने वो नोट्स बनाए जो टॉपिक्स मेरे थोड़े मतलब वीक थे या मेरे लिए थोड़े फ्रेश टॉपिक थे, उनके मैंने नोट्स बनाए। और नोट्स मैंने बनाए हैं, मैं एक बहुत अच्छा चैनल है जिसके बारे में बताना चाहूँगी। जी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अक्सर
मटेरियल नहीं मिलता है। एक पोल साइंस हेल्प नाम से एक चैनल है, यूट्यूब पे है। वो फ्री क्लासेस, फ्री वीडियोस लेके आते हैं। पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जितने भी पेपर्स ऑल ओवर इंडिया, एंट्रेंस पेपर या किसी भी कमीशन के पेपर्स होते हैं, उनका सॉल्यूशंस लेके आते हैं। टॉपिक वाइज भी पढ़ाते हैं वो। उनकी कुछ किंडल पे बुक्स भी आती हैं। तो वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस वहाँ से मिल सकती है। उससे ज़रूर मैंने रेफ़र किया अपनी पूरी जर्नी के दौरान, तो हेल्पफुल साबित रहा वो। कोचिंग ली आपने कोई? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली कभी भी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे कहीं और नहीं मिल रहे थे, वो मैंने लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर जो हैं, उनके कुछ नोट्स को मैंने रेफ़र किया। टेलीग्राम पे ही मिल गए थे, तो मैंने प्रिंट आउट्स ले लिए। टेस्ट सीरीज? हाँ, टेस्ट सीरीज़ का तो बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। पहले तो फास्ट ईयर क्वेश्चंस, आरपीएससी के जितने भी सालों के क्वेश्चंस मिल पाते हैं, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड के हों, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड या कोई और भर्ती के हों, उन सबको मैंने देखा। उसके बाद मैंने बेनीवाल जी की टेस्ट सीरीज़ ली, और साथ ही मैंने गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, एक संतोष बिश्नोई सर चलाते हैं। जी। उन्होंने पहली बार कुछ शुरू किया था ऐसा कॉलेज लेक्चर के लिए, वो मैंने ली थी। वो भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ थी। तो मैंने करीबन 60 से 70 मॉक दिए हैं। तो मॉक्स एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस को शार्प बनाते हैं, आपकी तैयारी को शार्प बनाते हैं, रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और पेपर थर्ड की तैयारी कैसे किया? पेपर थर्ड का ये कि मेरा राजस्थान जीके हमेशा से बहुत पुअर रहा है। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें एक बुक आती है राजस्थान एट ए ग्लेंस करके। उसमें क्या है, आरबीडी जो पब्लिकेशन है वो निकालती है। उसमें क्या है कि हर टॉपिक को मैप के थ्रू समझा रखा है, तो बहुत आसान हो जाता है एक नए स्टूडेंट के लिए चीज़ों को ग्रेस्प करना। तो वो मैंने रेफ़र किया, और उसके बाद संतोष बिश्नोई सर की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं। बहुत ही कंक्रीट मटेरियल वो प्रोवाइड करवाते हैं, और उन्हीं की टेस्ट सीरीज। थर्ड पेपर में नंबर कितने बन रहे हैं आपके? मेरे 32। अच्छे नंबर बन रहे हैं? सब्जेक्ट फर्स्ट में? फर्स्ट में मेरे बन रहे हैं 54। और सेकंड में? 44। नंबर तो शानदार बन रहे हैं। हाँ। अच्छा, इंटरव्यू में कितने बन रहे हैं फिर? अभी तो स्कोर कार्ड आया नहीं है, नहीं, फिर भी लेकिन हाँ। जो बाकी कैंडिडेट्स कह रहे हैं उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है 16-17 तो आराम से बने होंगे। बोर्ड किसका था? मंजू शर्मा मैम का। कितनी देर चला इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू मेरा रिलेटिवली काफ़ी कम चला बाकी बच्चों से, 14 से 15 मिनट ही चला था। लेकिन जितनी देर इंटरव्यू चला, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी वहाँ पे। जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए मैंने अच्छे से जवाब दिया। काफ़ी बोर्ड भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, काफ़ी ऐसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस नहीं हुए। टॉपिक भी उन्होंने कुछ खुद ही पढ़ाने को बोला था, मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, और एक अच्छे नोट के साथ मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। अच्छा, और क्या पूछा उन्होंने आपसे? मंजू शर्मा मैम से शुरुआत हुई थी मेरे। तो मैम ने पहले तो वही कि मेरा जो देखा एकेडमिक के स्कोर्स वगैरह, मैंने बताया कि उनको थोड़ा आश्चर्य लगा। स्कोर्स के बारे में पूछा कि क्यों कम रहे, मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि पॉलिटिकल साइंस को आपको एक फ्रेश स्टूडेंट को पढ़ाना है फर्स्ट ईयर को, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि होती क्या है? तो मैंने सिंपल भाषा में उन्हें बताया कि क्या मतलब है पॉलिटिकल साइंस का। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 4 मेन पार्ट्स क्या हैं जो पॉलिटिकल साइंस में आप इंक्लूड करते हो। तो उसमें मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को मिस कर दिया था। तो मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैम, वो मिस हो गया था। ये बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर मैम ने मुझसे पूछा था कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे उस वक्त ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज़ का बहुत चल रहा था। 7 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। उस पे पूछा कि ये क्या है, क्या चल रहा है, क्या राय है तुम्हारी? तो मैंने पूरा जो ट्रम्प का इकोनॉमिक विज़न है अमेरिका को लेके, जो उसकी पॉलिसी है, वो एक्सप्लेन किया, और फिर खुद का पर्सपेक्टिव भी मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में कैसे ये अमेरिका के लिए ही कहीं ना कहीं हार्मफुल साबित होगा। तो मैम ने उस चीज़ से एग्री करते हुए उसमें खुद का पॉइंट ऐड किया कि वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं अभी। तो इस तरीके से चला, और फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स से मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। कुछ होप्स एंड लोग की सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और रूसो के नोबल सैवेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। और जो सेकंड एक्सपर्ट था, उन्होंने मुझसे
कहते ये कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करो बोर्ड पे जाके, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। बोर्ड पे मुझसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था, जी। सिस्टम थ्योरी होती है उसको। हम्म। वो खुद कुछ पूछा नहीं, बोले आ जाओ। फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी का कुछ पूछा, फिर मुझसे ये भी पूछा पीएचडी नहीं कर रहे हो क्या। वो क्या कि जब मैं ये अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रही थी, तो वहाँ पे मैंने अपना पीएचडी का वो दिया नहीं था उन्हें, मेरे दिमाग से निकल गया था कि जब ओरिजिनल देने थे तब उनके साथ वेरीफाई नहीं करवाया था। डेफ के साथ तो लगाए थे डॉक्यूमेंट्स, जी। तो जो मेन डिटेल्स अंदर जाती हैं बोर्ड में, वो जो ओरिजिनल आपका डेटा देखते हैं उसी से जाती हैं। तो वहाँ ना तो मेरा जेआरएफ का रिकॉर्ड गया, ना मेरा पीएचडी का गया। तो जेआरएफ का रिकॉर्ड जाता तो शायद वो मुझसे ना पूछते कि कैसे तुम्हारा स्कोर डाउन हुआ ऐसा करके। फिर लेकिन पीएचडी का उन्होंने पूछा कि पीएचडी नहीं कर रही हो, तो मैंने बताया कि मैम शायद यहाँ पे बताना भूल गई, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, पर मैं कर रही हूँ पीएचडी। फिर टॉपिक पूछा उन्होंने मुझसे और क्या रिलेवेंस है, क्या करना चाह रहे हो, उस विजन पूछा, मैंने बता दिया। तो सब लोगों ने हैप्पी नोट के साथ, स्माइल के साथ कहा कि ठीक है जा सकते हो। सॉरी बोला आपने? नहीं, एक में भी सॉरी नहीं बोला? नहीं। एक तो इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी काफ़ी कम था और नहीं थे ऐसे कोई क्वेश्चंस, मैंने जवाब दे दिए थे ठीक ठीक, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अच्छा, पीएचडी में टॉपिक क्या है आपका? मेरा है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया सिंस 2014। अच्छा, तो आप मोदी जी के भक्त हो, उनके खिलाफ हो? नहीं, मैं भक्त भी नहीं हूँ, खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं क्रिटिकली एनालाइज करती हूँ सिचुएशंस को, और शायद यही एक सही पॉलिटिकल स्कॉलर का मतलब होता है कि जहाँ पे जरूरत है तारीफ करने की तो मैं तारीफ भी करती हूँ, जी। क्रिटिसाइज करने की होती है तो वो भी करती हूँ। अच्छा, अभी आपका ये लास्ट गोल है या बाकी बचा है कुछ? ऐसा है कि ये मेरा पहला गोल तो कभी नहीं था, ये प्लान बी था मेरा, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्लान ए बना लिया। अब मैं ये समझती हूँ कि मेरी बचपन की फैंटेसी रही है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन आज जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी समझ विकसित हुई है, तो मैं ऐसा नेचुरली इंक्लाइंड नहीं हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। पढ़ना पढ़ाना मुझे ज़्यादा अच्छा पसंद है, या ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ मैं उसमें। तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या पता, अभी तो मैं इसी को एंजॉय कर रही हूँ, इस फेज़ को। मुझे लग रहा है मेरे पे जिम्मेदारियाँ हैं कुछ। अभी एक पेपर मैंने हल किया है, एक पोस्ट मुझे मिली है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ करूँ। लेकिन मेरे घर वालों का भी मुझसे यही है कि कर तू सिविल सर्विसेज एक बार दे, तो मैं कोशिश करूँगी, पर अभी मैं कमिट नहीं कर रही हूँ कुछ कि करूँगी ही। मैं खुद डिलेमा में हूँ कि मुझे करना है कि नहीं। ये सिविल सर्विसेज आपसे बहुत कुछ डिमांड करती है, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ ले लेती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। और सर्विस तो एक्चुअल में असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब एक टीचर की ही बहुत रेपुटेशन वाली सर्विस है। अगर सही से अपना काम कर रहा है तो अच्छे स्टूडेंट्स को बनाना, समाज को अच्छे लोग देना, तो ये बहुत रेपुटेशन का या बहुत मैं कहूँ एथिकल काम है। अगर मैं ये कर पाती हूँ तो मुझे नहीं लगेगा कि कहीं मैंने मेरे सर्विस में टुवार्ड्स नेशन कोई कमी रखी है। बच्चों में अलग अलग धारणाएं हैं, कई तो कहते हैं ऑप्शन बी रखना ही नहीं चाहिए, और कोई कहते हैं कि ऑप्शन बी तो होना ही चाहिए। आपके मैटर में मैं यदि देखूं तो ऑप्शन बी था और सही प्लान है। नेवर से नेवर, कोई भी चीज़ में यूँ रिजिड नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास ऑप्शन बी मैंने रखा क्योंकि मेरी सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी। जब मैंने शुरू किया तब नहीं था मेरे दिमाग में। तो हर इंसान को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम टू टाइम खुद की सिचुएशन को रिव्यू करना चाहिए। आपने कुछ गोल्स बनाए, कुछ सपने हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन खुद की कैपेसिटी को, खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना भी आना चाहिए कि आप अपने हाथ को एक तरफ से मोड़ सकते हो, उल्टा नहीं मोड़ सकते हो। तो अगर आपको लगे कि आपका टाइम या आपकी सिचुएशन उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है, एक टाइम बाद आप अफोर्ड नहीं कर रहे हो, तो कोई इसमें बुराई नहीं है कि आप प्लान बी के बारे में सोचो, बल्कि ज़्यादा अच्छा है, आपकी दूरदृष्टि को दिखाता है। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकता। 2 बार यूपीएससी का आपसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, जी नहीं। डिसअपॉइंट हुए आप? हाँ, डिसअपॉइंट हुई,
लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि शायद मेरी मेहनत में ही कमी थी। ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तब होता है जब आपने अपना बेस्ट दिया हो फिर ना हो। पर शायद मेरे डेडिकेशन में कहीं कमी थी और मेरी स्ट्रेटजी में ऑब्वियसली कमी थी। मैं ऐसे मतलब बिना डायरेक्शन के बस पढ़े जा रही थी कि पढ़ना है। यूँ लगता था मुझे कि यूपीएससी में तो सब कुछ ही आता है। जो किताब दिखी, कुछ भी दिखा, पढ़ लिया। जब मैं महारानी में थी, अपना सिलेबस मैं कभी पढ़ती नहीं थी, पूरे टाइम लाइब्रेरी में रहती थी। सारे जर्नल मैंने पढ़ दिए, सारे न्यूज़पेपर्स मैंने पढ़ दिए। तो वो डायरेक्शनलेस की तरह बस पढ़े जा रही थी। तो डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली हुआ, पर ये डिप्रेशन में नहीं गया। 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उसमें भी मुझे डिप्रेशन तो नहीं हुआ। मेरी शादी थी 4 दिन बाद ही रिज़ल्ट के। तो मुझे बस ये डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हुआ था कि मैंने अपने मार्क्स से गलत कैलकुलेट कर रखे थे। मुझे लग रहा था कि मैंने जितने मार्क्स कैलकुलेट किए थे, मेरा इंटरव्यू कॉल तो होना ही था। तो जो मैंने देखा कि कट ऑफ ये रही है, मुझे लगा अरे मेरा हो गया। नीचे देख रही हूँ रोल नंबर मेरा आ ही नहीं रहा है। ये गंदा लगा कि मैंने लोगों को बता रखे हैं इतने नंबर, इतने मेरे आए नहीं है। तो मुझे मेरी खुद की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहे थे कि मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया। वो ज़्यादा बुरा लग रहा था। सिलेक्शन नहीं हुआ वो इतना बुरा नहीं लग रहा था कि ठीक है, कमी रही है कहीं न कहीं। पेपर देते पता चल गया था कि ऑब्वियसली नहीं होगा। इंटरव्यू कॉल हो भी गया तो लास्ट तक नहीं पहुँच पाऊँगी, ये था। तो उसके लिए तैयार थी मैं पहले से। अच्छा, इस जर्नी में आपको यहाँ तक पहुँचाने में किन-किन का योगदान रहा है स्पेशली? योगदान तो बहुत लोगों का है, मतलब मेरी मेहनत तो है ही, पर मेरी मेहनत से कहीं ज़्यादा योगदान जो रहा है मेरी पूरी फैमिली का। हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हम 6 बहन-भाई हैं, 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। मेरे पापा ने आर्मी में सर्व किया है 24 साल। मेरा छोटा भाई और मैं, हमें एक अच्छी एजुकेशन देनी थी। उन्होंने फिर से बिहार पुलिस जॉइन किया, फिर उन्होंने राजस्थान आबकारी विभाग जॉइन किया। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे लिए और बड़े सपने देखे हैं। हमारे गाँव में जहाँ पे टीचर्स मतलब छोटी-मोटी जो वाली लड़कियाँ भी नहीं मिलती हैं, उन्होंने हमारे लिए बड़े सपने देखे और हमें दिखाए सपने। हमेशा हमें यही कहा कि तुम बेस्ट करोगे, तुम एक गाड़ी लेके आओगे, उसके पीछे 4 गाड़ियाँ और होंगी। ये बचपन में बस हम यही स्क्रिप्ट सुनते थे हमेशा और दिमाग में हमेशा यही था कि पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। बहुत अच्छा माहौल था पढ़ाई का घर पे। पिताजी ने खूब पूरा संघर्ष पापा किया ने है। एक तरीके से वो नींव बनाई है, जिस पे हम लोग बहुत आसानी से फिर अपनी चीज़ें कर पाए हैं। इतना हमें नहीं लगा कि हमने कुछ ज़्यादा स्ट्रगल किया, वो हमारे हिस्से का स्ट्रगल उन्होंने किया है। फिर उस मेरे पापा 2015 तक ही हमारे साथ रहे। फिर ओह! ऑन ड्यूटी उनका कुछ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया था। तो ये था दिमाग में हमेशा कि पापा भले ही साथ नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ करना है कि उनको वहाँ जहाँ से भी वो देख रहे हैं, उनको लगे कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल रही। अब शायद थोड़ा कुछ किया है, तो ठीक लगा होगा उनको। अच्छा, बाकी भाई-बहन क्या करते हैं? बड़े भैया भी उन्होंने भी आर्मी में सर्व किया है। अभी फरवरी में ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। 17 साल वो आर्मी में रहे। और फिर मेरी दीदी हैं, मेरी 3 बड़ी, उनमें से एक टीचर है, एक हाउसवाइफ है और एक अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है। छोटे वाला भाई तैयारी कर रहे हैं। छोटा वाला भाई हाँ तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला के सारे भाई-बहन आप पढ़े-लिखे हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं। पिताजी ने पढ़ाया कुल मिलाकर। खूब अच्छे से पढ़ाया पापा ने और मम्मी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। हमारे कैरेक्टर को मोल्ड करने में, हमें सही तरीके से दुनिया के सामने स्ट्रॉन्गली खड़े होने में, कॉन्फिडेंट होने में, हर चीज़ उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाई है। तो जब मैं खुद की मेहनत की बात करते हैं तो बहुत कम लगती है, बहुत फीकी लगती है। सब कुछ ऐसा बेस बना के उन्होंने इतना अच्छे से दिया है मम्मी-पापा ने। और जब मैं तो छोटी हूँ, मेरे बहन-भाइयों में 3-4 वो भी एज़ ए मदरली फिगर, फादरली फिगर रहे हैं, बड़े भैया, बड़ी दीदी। पापा के जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हर टाइम पे उन्होंने ऐसा देखा है कि हर कदम पे कि सही कदम पे उठा रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं। तो बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस मामले में कि जी। मेरी इतनी अच्छी फैमिली है। उसके बाद ससुराल
मेरी शादी हो गई कोविड के बाद। ससुराल भी मुझे बाय लक बहुत अच्छा मिला है। मेरे सास ससुर, मेरी ननद वगैरह सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम और मिला मुझे शादी के बाद पढ़ाई करने का। मैं यहाँ मेरे हस्बैंड के साथ जयपुर रह रही थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे हर टाइम कोऑपरेट किया है, जैसे जब भी कुछ और प्रिंट आउट्स लाने होते हैं, सिलेबस को इकट्ठा मैंने एक दिन में नहीं किया। मुझे जैसे-जैसे ज़रूरत लगी कि ये टॉपिक है, इसमें कुछ और पढ़ना है, तो मैंने बस टेलीग्राम से या कहीं से उसे सर्च किया है और पीडीएफ भेजी है उन्हें। वही प्रिंट आउट्स लेके आते हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन रहा उनका। मुझे पहले टेस्ट देने में यही लगता था कि अरे कम स्कोर होएगा, एक बार पूरा सिलेबस कर लो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये अप्रोच ठीक नहीं है, क्या होगा कम स्कोर हुआ तो? तुम्हें रोज़ खुद को एनालाइज़ करना है। तो सिलेबस भले ही जितना भी कवर हो, जी। तुम रोज़ टेस्ट दो। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट हैं, जयपुर में अच्छा। पोस्टेड है। तो उनकी भी खूब मदद रही है। बहुत खूब मदद रही है उनकी। अच्छा, आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे भी ग्रुप में लोग आए होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, आपको लगा है कि इनका सिलेक्शन तो होना चाहिए था और नहीं बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक तो मेरे फ्रेंड है, मतलब महारानी से ही मेरे साथ है। मुझे लगा ही नहीं था कि नहीं होगा। हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि अपना साथ में ही होगा, जब भी होगा। पर वो कुछ नंबर से वो लोग चूक गए, रिज़र्व लिस्ट में हुआ उनका। तो बहुत बुरा लगा सुन के, पर मुझे उसका एक रीज़न ये लगता है कि वो लोग सोलली सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का तैयारी नहीं कर रहे थे, सिविल सर्विसेज़ का भी दे रहे थे, आरएस का आ रहा है तो उसका दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो कंसंट्रेशन की कमी रही शायद, हुँ, तो वो चूक गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप कर रहे हो तैयारी, सिलेबस अगर सेम है 2 चीज़ों का, तब तो चीज़ें आसान होती हैं। चलो 2 पेपर आपने दे लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपने दे लिया, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दे लिया, सेम ही चीज़ें हैं। यूपीएससी की डिमांड कुछ और है, बहुत ब्रॉडर लेवल में काफ़ी सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा इस चीज़ में एक पर फ़ोकस करो। बिल्कुल एक पे हुँ। फ़ोकस करो। सोशल मीडिया पर हो आप? नहीं, मैं थोड़ी इस मामले में इंट्रोवर्ट ही रही हूँ, ज़्यादा सोशल इंटरेक्शंस नहीं है मेरे। तो नहीं हूँ अभी तक तो। अब सोच रही हूँ कि एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ और कुछ करूँ, कोई स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छे मायने में एक टीचर बनूँ, तो देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। नए बच्चे हैं तैयारी करने वाले, उनको आप क्या मैसेज देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो उनको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, खुद से ऑनेस्ट होना चाहिए हुँ, कि जो जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं या दुनिया को बता रहे हैं कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम वाक़ई उस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हैं, मोटिवेटेड हैं और कैपेबल हैं क्या? और डेडिकेशन कितना है? हाँ, डेडिकेशन कितना है? मतलब खुद से झूठ बोल के कुछ नहीं हो सकता। खुद को खुद की सच्चाई बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और जब पता हो कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे अपना बेस्ट देना ही है, तो ये देखना चाहिए कि तुम्हारा बेस्ट कितना है, कहाँ तक जा सकता है तुम्हारा बेस्ट। तो सही से आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है, सिलेबस को सही से एनालाइज़ करो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखो, अच्छी बुक लिस्ट को रेफ़र करो और आज के ज़माने में मुझे लगता है कि टेक फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। गूगल आपके पास हर वक़्त है, अपनी क्यूरियोसिटी को दबाओ मत, उसे शांत करो। गूगल करो, अचानक से कुछ दिमाग में आ रहा है, वो क्वेश्चंस आपके इंट्यूशन में जो आते हैं ना, वो सच में कहीं न कहीं आपको हेल्प करते हैं। जब अचानक से पढ़ते-पढ़ते क्वेश्चन आता है, उसे इग्नोर मत करो कि उस फलाना किताब में रखा है, देखूँगा। गूगल है आपके पास, आप सर्च करो, उसका एक अच्छा आंसर आपको मिलेगा। सब कुछ है गूगल पे, तो गूगल का भरपूर यूज़ करो, मैं तो ये कहूँगी सब स्टूडेंट्स को। आपका कोई कोटेबल कोट है? कुछ कोट्स हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं या फिर जिनसे मैं रिलेट कर पाती हूँ। जैसे रेने डेस्कार्टस है, एक फ्रेंच फिलोसोफर, तो वो कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोच रहा हूँ तभी मैं ज़िंदा हूँ। तो हर इंसान में क्रिटिकल एनालिटिकल कैपेसिटी होती है, सोचने समझने की। जब तक वो ज़िंदा है तब तक हम जानवर से इंसान बने हुए हैं, सिविलाइज्ड। तो अपने रीज़न का इस्तेमाल करें और आजकल ये जो डिजिटल की दुनिया है, जहाँ इतना ओवरफ्लो है इन्फॉर्मेशन का,
किस बात को आपको सच मानना है, किस बात को फॉलो करना है, इसमें अपनी रैशनल क्वालिटीज़ को, कैपेसिटीज़ को अच्छे से एम्प्लॉय करो और सही गलत की परख करना सीखो। यही सही मायने में एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा स्कॉलर या अच्छा इंसान होता है। जी। अच्छा तो मैं क्या कहूँ, मतलब इंसान होने के नाते अपनी खुद की एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ आप सही से एम्प्लॉय कर पा रहे हो, तो वही रिलेवेंस है उसका। अनीता, आप हमारे यहाँ पधारे, जी, आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की जो नए बच्चों को काम आने वाली है, अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर की, जी। उससे बच्चे मोटिवेट होंगे। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, यहाँ आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। और अगर मेरे इंटरव्यू से किसी बच्चे को हेल्प मिलती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं जल्दी एक यूट्यूब चैनल लेके आऊँगी, तो आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाम ही बता दो साथ में। अनीता कुमारी द एक्सप्लोरर। क्या बात है, तो शेयर करना भाई, वो सब्सक्राइब करना। बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।